हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली जीके जीएस मॉक टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेके आते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस का एक बड़ा पोर्शन पूछा जाता है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे एक मॉक टेस्ट आपके लिए मैं लेके आता हूँ। आप लोगों को कमेंट करके बताना होता है कि आपने कितने के आंसर सही दिए हैं। आज की वीडियो में हम टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इन 15 क्वेश्चन में से आपने कितने का सही आंसर दिया ये ज़रूर मुझे बताइएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा, तो उसका आंसर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको उसका आंसर पता होगा तो शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? पहला है आयात शुल्कों में कटौती, दूसरा है आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति, तीसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह, चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश जो है वो वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर ये सभी चीज़ें जो है शामिल होती हैं, और यहाँ पर जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो इक्विटी का विनिवेश है ये इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, तो ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सम्मिलित इसमें। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? 189, 181, 164 या 193? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि 189। विश्व बैंक के वर्तमान में 189 सदस्य हैं। अगर विश्व बैंक का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएसए में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? हमने ये देखा है कि पिछले कुछ टाइम में, कुछ वर्षों में, अगर आप देखोगे 3 से 4 साल के पेपर आप सॉल्व करोगे तो उसमें आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। जो भी इंटरनेशनल जो इंडेक्स जारी होते हैं या फिर जो रिपोर्ट आती हैं, जो रैंकिंग जारी की जाती है, तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से संस्थान जारी करता है। तो यहाँ पर वैसा ही क्वेश्चन आया है, वैश्विक स्पर्धात्मक का जो सूचकांक है, ठीक है, तो ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स मैंने आपको बताया था, ये कौन जारी करता है, यहाँ पर से ये बताना है। यूएनडीपी, विश्व आर्थिक फोरम, आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ? तो इसका जो सही आंसर है वो है विश्व आर्थिक फोरम, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जो वैश्विक स्पर्धात्मक जो सूचकांक रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, जिसमें हमको सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडार प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जितने भी सार्क देशों के सदस्य हैं उनके जो मतलब सदस्य देश हैं हमारे, उनको भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान जो संस्थान बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ वैसे। नई दिल्ली, पंतनगर, हापुड़ या हैदराबाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि हैदराबाद, सॉरी माफ़ करिएगा, हापुड़, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी है? बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। तो ये पूछा गया है कि ये भारत में कब से लागू है? 1998 से, 1999 से, सन 2001 से या 2005 से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 2005 से भारत में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है कि ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रिम्स की फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो अगर आपने शायद इसका नाम पहली बार कई लोग सुन रहे होंगे, ट्रिम जो है, ठीक है, यहाँ पर ट्रिम की जगह ट्रिम्स दे रखा है, तो ट्रिम्स कर लीजिए इसको। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रेड रिलेटेड इनकम मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर्स, या चौथा वाला है ट्रेड रिलेटेड इंसेंटिव मेजर्स? तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड, एक मिनट इसको मैं ट्रेड रिलेटेड
इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो है यहाँ पर सही होगा, ठीक है। जो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर इंटरनेशनल जो ट्रेड से रिलेटेड है ये, तो ये बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसमें जो शर्तें रखी जाती हैं ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक है, ट्रिम्स जो है उसको बोला जाता है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 वाला है हमारा। वैसे जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊँगा तो शायद मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में और चीज़ें समझाऊँगा, क्योंकि इकोनॉमी क्लास शायद मैं लूँ तो वहाँ पर हम बात करेंगे हिस्ट्री और के बारे में। तो मैं पहले भी कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम बाद कम बैक किया है, 1.5 साल के बाद। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है। तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पहले से, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप और वीडियोस देख सकते हैं, शायद आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझ में आए मेरे पढ़ाने का तरीका। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग और चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि जीन क्या है। डीएनए का एक भाग है डीएनए, और हिस्टोन का एक भाग है डीएनए, और आरएनए और हिस्टोन का एक भाग है, या ये उपयुक्त से सभी सही है। क्या है जीन? तो जीन आप सभी को पता होगा, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जीन जो है वो डीएनए का एक भाग होता है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, डीएनए और चीज़ें मतलब ऑप्शन के साथ मिला के आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, जो मैक्सिमम चीज़ें जो आपने पढ़ रखी हैं, अगर आपने कभी ना कभी अपने जीवन में पढ़ा हो, तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि यही वाला सही होगा। फिर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि आप जैसे जैसे ऑप्शन पढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे आपके कन्फ्यूज़न बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको आंसर पहली नज़र में देख के समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर आप सोचते रहो और कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए जैसे अगर मान लो ना, महिलाएं अगर साड़ी लेने जाएं यार, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, एक साड़ी दिखाई, 2 साड़ी दिखाई, 3 साड़ी दिखाई, फिर लास्ट में वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा खरीदना है। तो सेम वो इसी तरीके का यहाँ पर भी लागू होता है। तो इसलिए जैसे ही आपको अगर आंसर आता है तो तुरंत बताया करिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ता है थैलीसीमिया रोग का, ये हमें यहाँ से बताना है। तो जो ये थैलीसीमिया रोग है ये किससे संबंधित है, रक्त, फेफड़े, हृदय या गुर्दे से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि ये रक्त से संबंधित एक रोग है। तो इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है उसको उसके निर्माण को जो है ये मतलब रक्त में प्रभावित करता है। ये जो रोग होता है इसकी वजह से मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर में, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना वीडियो रोक के देख सकते हैं। मैं इसमें जो सही आंसर है वो डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। नोरियो टनिगुची का जो है वो उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1974 में, ठीक है। कौन थे ये? तो ये जापान के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 10वां है कि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है। तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो है देहरादून में, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा कि निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाउस गैसों का मतलब गैसों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जो है कौन सी चीज़ें यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिम्मेदार हैं। यहाँ पर सही आंसर मैं लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। प्रोटीन के ये ग्रीन हाउस गैसों के लिए प्रभाव के लिए जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। तो ये DC वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा। जो निकल कैडमियम बैटरी है वो कहाँ पर प्रयोग में की जाती है। तो कैलकुलेटर और जो भी कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रहते हैं और ट्रांजिस्टर, इन तीनों में ही किए जाते हैं। तो उपयुक्त सही वाला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है।
न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है। एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो कौन सा नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? जाहिर सी बात है बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, इसका नाभिकीय विखंडन से कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन सी बी वाला यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, क्या होते हैं? तो सेलुलोज और स्टार्च इन दोनों में होते हैं प्लस माइनस क्या, ग्लूकोज। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिकी तरंग है? रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे या ध्वनि तरंगे। तो कौन सी यांत्रिकीय तरंगे होती हैं? तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो यांत्रिकीय तरंगे होती हैं। रेडियो तरंगों की अगर हम बात करते हैं, अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं तो रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे और प्रकाश तरंगे, ये सभी जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सिंपल है, ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और जो ध्वनि तरंगे हैं ये यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है उसको क्या बोला